Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. Friends, हम कर रहे हैं 11th क्लास के अंदर चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं फैक्टोरियल और फैक्टोरियल से वैल्यू कैसे निकलती है, कैसे आप एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं, कैसे आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आज भी हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेक्चर अटेंड करने में कोई भी दिक्कत ना आए, आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। जैसे ही आप लेक्चर देखना, आप जैसे ही आप मैथ्स इनसाइड एकेडमी विजिट करें, बस आपको लेक्चर मिल जाए सामने, दैट्स इट। ठीक है फ्रेंड्स, तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज के लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 factorial is equal to x/11 factorial. We have to evaluate the value of x. तो हमें करना क्या है, हमें पता है कि सबसे बड़ा कौन है 11 फैक्टोरियल, उससे छोटा कौन है 10 फैक्टोरियल, उससे छोटा कौन है 9 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल को भी 9 फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख दो, 10 फैक्टोरियल को भी 9 फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख दो, लिख दीजिए। तो 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 इंटू 9 फैक्टोरियल x/11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। अब देखना फ्रेंड, 9 फैक्टोरियल यहाँ है, 9 फैक्टोरियल यहाँ है, 9 फैक्टोरियल यहाँ है, तीनों से गया 9 फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/1, यहाँ पे क्या बचेगा 1/10 और यहाँ पे क्या बचेगा 1/110। दैट्स इट, और तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब 9 फैक्टोरियल यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, मैंने कॉमन लेके उसको क्या कर दिया, काट दिया दोनों साइड। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे ये आ गया आपका 10, तो 10 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू x/110. So this implies x/110 is equal to 21/10. ठीक है ना, 10 प्लस 1 बचेगा ना, 11 कैसे लिख दिया, सीधा पूरा ही कंबाइन करके लिख दिया मैंने, ऐड ही करके लिख दिया कि 10 प्लस 1 11 हो गया, यहीं पे एलसीएम भी ले लिया साथ में। तो ये कितना हो जाएगा 11/10 आपका हो जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, x इज इक्वल टू 10 से 10 गया, 11 स्क्वायर, 11 स्क्वायर मीन्स 121। तो x कितना होगा आपके पास 121 होगा, तब आपका x 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 121/11 फैक्टोरियल होगा। ऐसे मत कर देना कि आपने डायरेक्टली आपको मिल गया है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/11 फैक्टोरियल आ गया कि हाँ 9 फैक्टोरियल होगा, 10 फैक्टोरियल होगा, 1 में लिखा हुआ है, दोनों को ऐड कर दिया तो 11 फैक्टोरियल। जी नहीं, ये चीज गलत हो जाएगी आपकी। ठीक है, मैंने बताया है ना, फैक्टोरियल की केस में आपके सिर्फ आपके नंबर नहीं आते, फैक्टोरियल आते हैं, मल्टीप्लाई आते हैं, उसे प्रीसीडिंग नंबर की मल्टीप्लाई चलती जाती है। ठीक है, तो जितने ज्यादा फैक्टोरियल होते जाते हैं उतनी ही ज्यादा मल्टीप्लाई होती जाती है हमारे पास। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। ऐसे ही आपको इवेल्युएट करना देगा बस, और कुछ ज्यादा कुछ नहीं देने वाला है आपको। ठीक है, बेसिक में तो ऐसी ऐसी चीजें देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, वही सेम कंसेप्ट है, वही यहाँ पे भी n-1 फैक्टोरियल है, यहाँ पे n+1 फैक्टोरियल है। बड़ा कौन है n+1, तो n+1 को ब्रेक कीजिए ना, n+1 को तोड़िए। तो यहाँ पे n+1 को तोड़ा, n+1 ये हो गया इंटू n, और इंटू में क्या हो गया n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल। अब n-1 फैक्टोरियल यहाँ है, n-1 फैक्टोरियल यहाँ है, ये n-1 फैक्टोरियल से n- फैक्टोरियल अब काट सकते हैं हम। ठीक है, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में चल रहा है। तो ये क्या बन गया n+1 इंटू n दैट इज इक्वल टू 12। तो n स्क्वायर प्लस n-12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेंगे 4n माइनस 3n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। n यहां से कॉमन आएगा n+4, माइनस 3 यहां से कॉमन आएगा n+4, ये हो जाएगा n-3, ये हो जाएगा n+4 दैट इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू एक तो आई 3 और एक तो आई -4। अब क्योंकि n+1 n यानी कि फैक्टोरियल में चल रहे हैं नंबर, क्या किसी भी नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल आप निकाल सकते हैं? मैंने पहले ही आपको बताया था कि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब n इज इक्वल टू -4 इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल।
अब n इज इक्वल टू -4 पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इसका फैक्टोरियल हम निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3 निकल के आ जाएगी। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बस आपको जो जो मैंने प्रॉपर्टी बता रखी है फैक्टोरियल की वो प्रॉपर्टी लगाते जाइए, उससे बाहर तो कुछ भी नहीं करना है आपने, उससे बाहर तो जाना ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 2:1। रेशियो ऑफ, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 2:1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको n की वैल्यू इवेल्युएट करनी है, तो रेशियो दिया हुआ इसका मतलब फ्रैक्शन में दिया हुआ है। रेशियो तो ऐसे ही होता है ना, आप रेशियो से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप लिखते हैं a रेशियो b, तो इसको आप क्या भी लिख सकते हैं, a बाय b भी तो लिख सकते हैं ना। तो इनका रेशियो है, इसको क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n-4। अब n फैक्टोरियल से तो n फैक्टोरियल कट जाएगा क्योंकि सिंगल n फैक्टोरियल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे, इसको ऊपर ले जाइए पहले, तो फिर बाद में देखते हैं क्या करना है इसका। n-4 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल। बड़ा कौन है, 4 फैक्टोरियल बड़ा है, तो पहले 4 को ब्रेक कीजिए। 4 को क्या कर दिया, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ओके, अब देखना फ्रेंड्स, n-4 बड़ा है या n-2 बड़ा है। अब मैंने क्या बताया, जितना बड़ा सब्ट्रैक्ट करते हैं उतनी ही ओवरऑल वैल्यू क्या होती है, कम होती है। अब n-2 फैक्टोरियल इसमें बड़ा है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, n-2, उससे नेक्स्ट टर्म n-3 और उससे नेक्स्ट टर्म n-4 का मैंने n-4 फैक्टोरियल। इससे आगे टर्म चलेंगी ना, अप टू 3 2 1 तक चलेगी, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, n-4 फैक्टोरियल। अब n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल कट गया, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, बच गया क्या आपके पास 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय n-2 इंटू n-3 इज इक्वल टू 2:1, यानी कि 2/1 है ना। बस अभी तो काम ही कुछ नहीं रहा, आपने क्या करनी है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। इसको काटना है तो काट दीजिए, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना है 6 इज इक्वल टू n-2 इंटू n-3। इसको फर्दर सोल्व करेंगे आप, यहाँ से क्या आएगा n² माइनस 5n प्लस 6। तो यहाँ से क्या आया n² माइनस 5n इज इक्वल टू 0, क्योंकि 6 से तो 6 कट गया आपका। अब n² माइनस 5n इज इक्वल टू 0 आया, यानी कि n कॉमन लेंगे इसके अंदर से, आपके पास क्या आएगा, या तो n 0 आएगा या फिर n क्या आएगा 5 आएगा। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर n की वैल्यू 0 हो गई, n की वैल्यू 0 होगी तो 0-2 फैक्टोरियल बनेगा, यहाँ पे 0-4 फैक्टोरियल बनेगा। नेगेटिव का फैक्टोरियल तो हम ले ही नहीं सकते हैं, इसका मतलब हमारा n 0 तो नहीं हो सकता है, एटलीस्ट 4 से तो 4 के तो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि n-4 फैक्टोरियल आप लिख रहे हैं। मैंने बताया था ना आपको कि जब भी आप n फैक्टोरियल को तोड़ते हैं ऐसे लिखते हैं, n इंटू n-1 n-2, मान लीजिए n-3 फैक्टोरियल तक आपने लिखा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका n 3 या 3 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका n 3 या 3 से छोटा हो गया, मान लीजिए बाई चांस 2 भी हो गया, तो 2-1 फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल बनेगा, और जो कि क्या बन जाएगा, नेगेटिव नंबर बन जाएगा। तो नेगेटिव नंबर का तो फैक्टोरियल पॉसिबल ही नहीं है। हुई चीजें क्लियर, आया समझ कंसेप्ट? ठीक है, तो इट मींस n की वैल्यू 0 इज नॉट पॉसिबल, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 5, आपका आंसर आ जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट्स? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक। देखते हैं स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की, फिर देखते हैं हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखना फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 29 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2⁻12। पहले तो यही एक ही लाइन प्रूफ करते हैं। चलिए 29 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2⁻12। उसके आगे भी कुछ बोला हुआ है इसने, व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर सच दैट, चलिए लिखे लेती हूं मैं, व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर such that 29 factorial is divisible by 2⁻n। तो यानी कि हमें n की वैल्यू इवेल्युएट करनी है, वो बड़े से बड़ा इंटीजर क्या है कि 29 फैक्टोरियल 2⁻n से डिवाइड हो जाए, बड़े से बड़ा।
अब वही बात है कि जो 8 है, मुझे सिंपल सी चीज बताइए, 8 है वो किससे डिवाइड हो रहा है? वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, वो 4 से भी डिवाइड हो रहा है, वो 8 से भी डिवाइड हो रहा है ना? है ना? तो यानी कि पहले तो हमें ये देखना है कि क्या 8 2 से डिवाइड हो रहा है। पहले तो हम ये चेक करें 29 फैक्टोरियल क्या 2 रेज़ टू द पावर 12 से डिवाइड हो रहा है? वो कुछ भी हो सकता है। तो पहले हम ये चेक करेंगे क्या 8 2 से डिवाइड हो रहा है? पहले तो वो चीज चेक करेंगे। नेक्स्ट क्या चीज चेक करेंगे कि सबसे बड़े से बड़ा 2 की पावर में क्या है कि वो 8 को डिवाइड कर रहा है। तो 8 किससे डिवाइड हो रहा है? 8 से डिवाइड हो रहा है ना? तो यहाँ पे n कितना है? 3 है, यानी कि 2 की पावर 3 होगा, तभी तो वो 8 को डिवाइड करेगा। तो बड़े से बड़ा इंटीजर क्या है यहाँ पे? 3। आई चीजें समझ? तो ऐसे ही हमें फैक्टोरियल का केस करना है, तो फैक्टोरियल के केस में क्या करेंगे हम? मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। अब 29 फैक्टोरियल है, तो 29 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? मुझे एक चीज बताइए सिंपल सी। 29 फैक्टोरियल 2, पहले तो आज सिंपल ही लिखिए, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अप टू सो ऑन अप टू 24 25 26 27 28 29 लिख दिया आपने। अब आपको क्या चाहिए वो देख लीजिए। 2 रेज़ टू दी पावर 12 चाहिए आपको। 12 चाहिए ना, 2 की पावर 12। अब 2 की पावर 12 कहां से बाहर आएगी? जब आप 2 4 6 8 10 अप टू ऐसे लिखेंगे, और कहां तक लिखेंगे? 24 तक लिखेंगे, क्योंकि 24 किसका मल्टीपल होता है? 12 का मल्टीपल होता है ना। देखना अभी कैसे बाहर आता है। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10, और अप टू आपने यहाँ पे लिखा 24 तक। बाकी के आपने नंबर अलग लिख दिए, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, यहाँ पे 25 26 27 28 29। आई चीजें समझ? क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा क्या बनेगा? एक इंटीजर बनेगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, और हमेशा कैसा इंटीजर बनेगा? पॉजिटिव इंटीजर बनेगा, यानी कि कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ रहा है, मल्टीपल में कुछ ना कुछ तो आ रहा है हमारे पास। अब यहां से इसको सोल्व कीजिए, यहां से 2 2 2 सब में से कॉमन आ रहा है ना, यहां से 2 कॉमन लिया आपने, कितना बचा? 1। यहां से 2 कॉमन लिया, 2 की पावर 2 हो गया। यहां से 2 कॉमन लिया, 2 की पावर 3। यहां से 2 2 की पावर 4 हो गया। यहां से 2 कॉमन लिया, 2 की पावर 5, और अब 2 कितने तक कॉमन लिया? 24 तक। 24 में से 2 कॉमन लेंगे, कितना कॉमन आएगा? 2 कॉमन आएगा, अंदर कितना बचेगा? 12। यानी कि आपने टोटल 12 टर्म में से कॉमन लिया। 12 टर्म में से कॉमन लिया, इसका मतलब 2 की पावर कितना हो गया? 12 हो गया। इसीलिए हमने 24 टर्म तक लिखा है। अगर वो ये बोलता ना 29 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 की पावर 30, तो हम वो भी प्रूव कर देते। हम सिर्फ कहां तक लिखते थे? इसको 26 तक लिखते थे। अगर वो बोलता कि 2 की पावर 14 से डिवाइड हो रहा है, तो हम कहां तक लिख देते? उसको 28 तक लिख देते। ये हमारा पैटर्न है लिखने का, ठीक है। जो अगर जिस उस वे में आंसर पूछेगा, वो हमें उसी वे में अपना क्वेश्चन निकालना है। आई चीजें समझ? ठीक है। अब इंटू क्या चल रहा है? इंटीजर चल रहा है। इसको कोई ना कोई इंटीजर का नाम दे सकते हैं। अब ये भी तो क्या है? एक इंटीजर ही है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटीजर के इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से क्या आएगा? इंटीजर आएगा। इंटीजर, इसका मतलब क्या समझे फ्रेंड्स आप कि 29 फैक्टोरियल क्या आ रहा है? 2 की पावर 12 इंटू इंटीजर। यानी कि अगर मैं इसको 2 की पावर 12 को इसके नीचे ले आऊं, तो क्या आ रहा है? क्या मिल रहा है मुझे? एक इंटीजर मिल रहा है। अब इंटीजर मिलता है, इसका मतलब क्या होता है? डिवाइड होता है वो चीज। डिविजिबल कब होती है? प्रॉपर डिविजिबल कब होती है कोई भी चीज? जब आप डिवाइड करने में आपको इंटीजर वैल्यू मिलती है। 8 2 से डिवाइड होता है, तो इंटीजर वैल्यू क्या मिलती है आपको? कितनी मिलती है? 2 4 जा 8, 4 मिल रहा है आपको, इंटीजर मिल रहा है आपको। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना मिल रहा है आपको? इंटीजर 5 मिल रहा है। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं? 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई इंटीजर नहीं लिख सकते हैं क्या? इसका मतलब क्या समझे कि 10 डिवाइडेड डिविजिबल बाय 2। यही तो मतलब हुआ कि 10 को 2 से जब डिवाइड करते हैं, तो उस केस में हमें इंटीजर मिलता है। इसका मतलब 10 किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब भी तो यही हुआ कि 29 फैक्टोरियल को जैसे ही हम 2 की पावर 12 से डिवाइड करते हैं, हमें कुछ ना कुछ इंटीजर वैल्यू मिल रही है। तो दिस इंप्लाइज 29 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 रेज टू दी पावर 12। बताइए कोई दिक्कत हुई कोई दिक्कत नहीं हुई ना? कर लेंगे अच्छे से। अब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नहीं, इसी का सेकंड पार्ट करें अभी। व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर सच दैट 29 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 रेज टू दी पावर n। इसको रफ कर दूं मैं? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसको एज इट इज लिखा रहने देती हूँ मैं फर्स्ट लाइन को, तो क्योंकि वो तो हमें यूज करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी हम क्या करेंगे इसके अंदर से। यहां से देखिए फ्रेंड्स,
2 4 6 8 अप टू कहां तक हम लिख सकते हैं इवन नंबर को? 28 तक। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 4 6 8 10 अप टू कहां तक लिख दिया आपने? 28 तक। बाकी के नंबर को एज इट इज लिखिए 1 3 5 7 9 अप टू 29। ठीक है। अब ये क्या है आपके पास? ये कितने फैक्टर हैं आपके पास? 28 तक जा रहा है और 2 का मल्टीपल है, यानी कि कितने हैं टोटल? 14 फैक्टर हैं। और कैसे हैं आपके पास? 14 इवन फैक्टर। कितने फैक्टर है? 14 इवन फैक्टर। और ये कितने हैं आपके पास? 1 से लेके 29 तक जा रहे हैं और ऑड है सारे के सारे। 15 इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर सॉरी, 15 ऑड फैक्टर्स। 15 यहाँ पे 14 यहाँ पे, तभी तो 29 बने। आई चीजें समझ? अब यहां से आपको क्या है? आपको तो 2 की पावर में बनाना है ना, तो यहां से सब में से आपने 2 की पावर कॉमन ले लिया, तो 2 की पावर 14 कॉमन आया। तो यहां से क्या बनाइए आपका 1 2 3 4 अप टू 14 तक जाएगा ना। 28 तो 14 तक जाएगा आपका। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कैसा नंबर है? ओड नंबर निकल के आएगा यहां से। इस सब सारे के सारे ओड नंबर है 1 3 5 7 9 अप टू 29। इन सब की आपने मल्टीप्लाई की है। अब ओड नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से आपको कैसा नंबर मिलेगा? ओड नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब इनटू ओड नंबर, इनटू ओड नंबर। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये टोटल कितने फैक्टर हैं? 14 फैक्टर हैं। अब इसके अंदर से इवन को अलग कर देते हैं, ओड को अलग कर देते हैं। तो 2 की पावर 14 अलग, तो 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 14। बाकी जो बच गए 1 इंटू 3 5 7 9 11 30 इंटू ओड नंबर। ये चल रही है हमारी प्रोसेस। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है मैडम यहां तक। अब देखना फ्रेंड्स, ये कितने फैक्टर है टोटल? 7 इवन फैक्टर, 7 इवन फैक्टर। और ये कितने फैक्टर हैं? 7 ओड फैक्टर। और इनटू में क्या चल रहा है? ओड नंबर चल रहा है। अब ये भी ओड नंबर है और ये पूरा का पूरा भी ओड नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से क्या बनेगा? ओड नंबर। ओड नंबर की मल्टीप्लाई फिर से ओड नंबर से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? ओड नंबर। तो यानी कि यहां से तो क्या आया आपके पास? ओड नंबर आया। ठीक है यहां तक। अब बात कर लेते हैं इसकी। यहां से आपने 2 की पावर, यहां से 2 कॉमन 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 5 6 7, 7 इवन फैक्टर है तो 7 बाहर आएगा। अब 2 की पावर कितना बाहर आ गया? फिर से 7 बाहर आ गया। तो अंदर कितना बचा? 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 7 बस ना। ओए सॉरी, ओड लिख दिया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 इंटू क्या चल रहा है आपका? ओड नंबर चल रहा है। फिर से इसके ओड फैक्टर अलग करेंगे, इसके इवन फैक्टर हम अलग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर देती हूँ मैं। ये कितना हो गया? पहले तो इसको देखिए, 14 इंटू 7 21 हो गया पावर। इंटू में क्या चल रहा है? 2 4 6 को मैंने अलग कर दिया, बाकी कितना बच गया? 1 3 5 7 और इंटू चल रहा है ओड नंबर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना फ्रेंड्स, यहां से ये ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है। ओड नंबर की ओड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से क्या नंबर आएगा? ओड नंबर आएगा आपके पास। अब यहां से फिर से आपने कॉमन लिया, 2 की पावर कितना कॉमन आएगा? 3 कॉमन आएगा, क्योंकि 3 इवन फैक्टर है। कितने इवन फैक्टर है ये? 3 इवन फैक्टर्स। आई चीजें समझ? तो यहां से 2 की पावर 3 कॉमन आया, तो यहाँ पे कितना बचा? 1 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू चल रहा है आपका ओड नंबर। फिर से आप इसको स्प्लिट कर दीजिए, इवन में अलग और ओड में अलग। यहाँ पे तो गया 2 की पावर 24 इंटू लिख दिया आपने 2 को अलग, 2 ही बचा हुआ है, और इंटू आपने 1 और 3 को अलग, और इंटू चल रहा है आपका ओड नंबर। अब 1 और 3 भी तो ओड नंबर है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से ओड नंबर आएगा, और ओड नंबर की फिर से ओड नंबर से फिर से हमारे पास ओड नंबर आएगा। यानी कि 2 की पावर 1 यहाँ पे है, 4 24 यहाँ पे, 2 की पावर 25 इंटू ओड नंबर। अब ओड नंबर तो क्या होता है कि इंटीजर ही होता है। ठीक है, तो ये क्या लेके चले थे आप? 29 फैक्टोरियल। तो 29 फैक्टोरियल आपके पास क्या निकल के आया? यहां से 29 फैक्टोरियल निकल के आया 2 रेशो दी पावर 25 मल्टीप्लाई ओड नंबर। इट मीन्स 29 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 की पावर 25 इज इक्वल टू ओड नंबर। यानी कि 2 की पावर 20, इसके बाद तो कुछ नहीं बचा ना, कोई नंबर ही नहीं बचा कि इसको स्प्लिट करें। कुछ बचा ही नहीं है 2 की पावर में हमारे पास, जितना बचा था सारा ले लिया हमने। यानी कि हाईएस्ट फैक्टर क्या है, या फिर हम बोल सकते हैं कि लार्जेस्ट इंटीजर क्या है जिससे 2 की पावर n डिवाइड होता है, वो n कितना है आपका? 25 है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? 29 फैक्टोरियल इज
divisible by 2 raised to the power 25. This implies 25 is the largest integer such that 2 की power such that 29 factorial is divisible by 2 raised to the power n. बताइए आया समझ? क्लियर हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई चीजें समझ? क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई दिक्कत नहीं है? बढ़े नेक्स्ट स्टेप की ओर। चलिए आज थोड़ा सा परमुटेशन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि परमुटेशन होता क्या है हमारे पास, ठीक है? फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम, ठीक है? फिलहाल हम डिस्कस कर लेते हैं कि परमुटेशन क्या होता है हमारे पास। आइडिया हल्का सा दे चुकी हूं मैं आपको, आज थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ कि परमुटेशन क्या होता है, ठीक है? चलिए अभी देख लेते हैं परमुटेशन क्या होता है हमारे पास। देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, परमुटेशन फाइंड आउट करना है। चलिए आ देखते हैं परमुटेशन क्या होता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन हल्का फुल्का बताया था कि परमुटेशन क्या होती है, अरेंजमेंट्स होती है थिंग्स की, और कॉम्बिनेशन क्या होता है, सिलेक्शन होता है थिंग्स का। तो आज हम प्रॉपर डेफिनेशन करेंगे परमुटेशन होता क्या है, ठीक है? तो परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन, परमुटेशन क्या है? द डिफरेंट अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड आउट ऑफ द डिफरेंट, एक बार स्टेटमेंट लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। द डिफरेंट अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड आउट, अब किसी न किसी थिंग्स के अंदर से ही बनानी पड़ेंगे ना हमें, ठीक है? आउट ऑफ अ गिवन सेट ऑफ थिंग्स बाय टेकिंग आउट ऑफ गिवन सेट ऑफ थिंग्स, कि हमें थिंग्स का कोई भी सेट दिया हुआ है, उसके अंदर से हमें डिफरेंट अरेंजमेंट बनानी है। अब कितने लेने हैं एलिमेंट, वो तो डिपेंड करेगा ना। टेकिंग ऑल एट अ टाइम और सम एट अ टाइम, सम एट अ टाइम। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपने कोई सेट बना लिया थिंग्स का, कोई भी सेट हो सकता है थिंग्स का, उसके अंदर से या तो आप सारी की सारी चीजें सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करके उनकी क्या बनाए, अरेंज करें, उनको उनकी अरेंजमेंट करें, या फिर कुछ चीजें ले, आप कुछ चीजें ले उनको आप अरेंज करें, तो वो आपका क्या होता है फ्रेंड्स, परमुटेशन होता है। क्या होता है वो आपका? परमुटेशन। मान लीजिए कि आपके पास टोटल कितनी थिंग्स हैं, टोटल n थिंग्स है। अब इसके अंदर से मुझे r थिंग्स को अरेंज करना है। कितनी थिंग्स को अरेंज करना है? r थिंग्स को अरेंज करना है। अब r थिंग्स को अरेंज करना है, इसका मतलब मुझे r बॉक्सेस को फिल करना है। जब मैंने आपको बेसिक करवाया था, फंडामेंटल प्रिंसिपल करवाया था, उस केस में मैंने क्या बताया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये परमुटेशन को समझने में काम आएगी। तो n थिंग्स के अंदर से आपको r थिंग्स अरेंज करनी है। तो यानी कि टोटल कितनी थिंग्स है? n थिंग्स। उनके अंदर से कितने आपको थिंग्स करनी है, फिल करनी है, ये टोटल कितनी थिंग्स है? r थिंग्स है। कितनी थिंग्स है? आप अब इस फर्स्ट थिंग को कितने वे में आप फिल कर सकते हैं, समझिए, वहीं से परमुटेशन निकल के आएगा। अभी अगर आपने वो अच्छे से देखी होगी ना वीडियो, तभी आज समझ आएगा आपको ये चीज कि कैसे मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल अप्लाई होता है यहाँ पे। अब n थिंग्स है, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना आप कि परमुटेशन के अंदर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन परम्यूटेशन। अगर वो बोलेगा कि रिपीटेशन है, एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, तो स्पेशली बोलेगा। लेकिन अगर वो कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब परमुटेशन लगाना है आपने, उसके अंदर रिपीटेशन बिल्कुल भी नहीं लगानी। अगर वो सिंपली लैंग्वेज में बोलता है कि आपके पास 10 डिफरेंट बॉल दिए हुए हैं, इसके अंदर से आप 5 बॉल्स बताइए आप कितने वे में आप अरेंज कर सकते हैं, 5 बॉल्स को कितने वे में आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो सिंपली अगर यही लैंग्वेज बोलता है कि 5 बॉल्स को कितने वे में अरेंज कर सकते हैं, तो आप सिंपली क्या लगाएंगे, परमुटेशन। लेकिन अगर वो ये बोल देता है कि एंड रिपीटेशन इज अलाउड, वो स्पेशली बोलेगा आपको रिपीटेशन इज अलाउड, तब आप रिपीटेशन अलाउड हो सकती है। लेकिन परमुटेशन के अंदर रिपीटेशन अलाउड, इसके डेफिनेशन में रिपीटेशन अलाउड नहीं है। स्पेशली अगर रिपीटेशन होगी एलिमेंट्स की, तो वो स्पेशली आपको एक लाइन में लिख के देगा कि व्हेन द रिपीटेशन इज अलाउड। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे हम, वैसे वैसे समझ आ जाएगा आपको, ठीक है? अब देखिए कि बेसिक परमुटेशन हमें लगाना है। अब इसका मतलब रिपीटेशन तो अलाउड है नहीं, तो पहले बॉक्स को आप कितने वे में फिल कर सकते हैं? टोटल कितनी थिंग्स हैं? n थिंग्स है। कितने वे में फिल कर सकते हैं फर्स्ट बॉक्स को? n वे में। अब सेकंड बॉक्स है, अब n थिंग्स में से एक थिंग तो आपने फिल कर दी,
बच गई कितनी थिंग्स आपके पास? n-1 थिंग्स। तो कितने वे में फिल करेंगे? n-1 में। इस बॉक्स को n-2, और टोटल कितनी थिंग्स है? ये r थिंग्स है। यानी कि जो r वाला बॉक्स, जो लास्ट वाला बॉक्स बच गया, उसको कितने वे में फिल करेंगे आप? n-r-1 वे में आप फिल करेंगे। कितने वे में फिल करेंगे आप? n-r-1 वे में फिल करेंगे। आई चीजें समझ? क्लियर हुआ? टोटल कितनी थिंग्स ही आपके पास? देखना अब यहीं से समझ आ जाएगा। पहला था आपने कितने वे में फिल किया? n-0 वे में, पहला बॉक्स। दूसरा बॉक्स n-1 वे में, और rth बॉक्स है आपके पास, टोटल r बॉक्स है, तो कितने वे में फिल करेंगे? n-r-1 कर देंगे, r बॉक्सेस है तो। पहले बॉक्स को n-0 किया था ना, तरीका यहीं से समझने का, ये आता 0 1 2 अप टू, अब r बॉक्स है तो r-, क्योंकि हमने कहां से स्टार्ट किया? 0 से स्टार्ट किया। आई चीजें समझ? अब फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या कहता है काउंटिंग का? क्या कहता है काउंटिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल? कि जब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं, उनको अरेंज कर रहे हैं आप, या फिर सेलेक्ट कर रहे हैं वहां से, तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ वेज आते हैं वो क्या आती है? इन सबकी मल्टीप्लाई ही तो आती है। आप मल्टीप्लाई ही तो करते हैं, यही तो काम करते हैं आप, मल्टीप्लाई। जब प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए आपने क्या काम किया हुआ है। अगर आपने टोटल 5 लेटर है, 5 थिंग्स को अरेंज किया हुआ है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो उसके अंदर कितने वे में करते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, टोटल 120 वेज आते हैं ना। तो यहां से कितने आ जाएंगे? तो नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? डिफरेंट अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? इन सबकी मल्टीप्लाई n इंटू n-1, n-2 अप टू सोन अप टू n-r-1। अब कहेंगे मैडम इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में कैसे लिखे? ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि n इंटू n-1, n-2, n-r-1। प्रीवियस लेक्चर में जाके देखना, लेक्चर नंबर 3 में मैंने समझाया था, लेक्चर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 3 में, कि कैसे आप इसको फैक्टोरियल के अंदर चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करते हैं फैक्टोरियल के अंदर? इसको क्या करना है? इसके अंदर n-r वाले जो आगे नंबर आ जाएंगे, n-r+1, माइनस में रहेगा, उसी से डिवाइड करना, उसी से मल्टीप्लाई करना है। कल ये स्पेशली मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको। क्या लिख सकते हैं इसको? n फैक्टोरियल बाय n-r फैक्टोरियल। देखना आप इस वीडियो के बाद, ये अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी ना, तो इस वीडियो के बाद जाके देखना कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे करवाया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल बाय n-r फैक्टोरियल। ये क्या है आपका? नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट। अब डिफरेंट अरेंजमेंट ही क्या होता है आपका? परमुटेशन होता है। क्या होता है आपका? परमुटेशन। तो ये क्या है? मींस आपकी परमुटेशन है। किसकी परमुटेशन है? n थिंग्स के अंदर से r थिंग्स को अरेंज करने की परमुटेशन है। n थिंग्स के अंदर से r थिंग्स को अरेंज करने की, यानी कि इसको लिखने को कैसे लिख सकते हैं आप? n p n r। टोटल कितनी थिंग्स है? n थिंग्स है। उसके अंदर से कितनी थिंग्स को आपने अरेंज किया है? r थिंग्स को। एक तरीका तो ये लिखने का। दूसरा क्या है? npr भी आप लिख सकते हैं। यानी कि आपके पास फॉर्मूला क्या निकल के आया? npr या फिर pnr। क्या फॉर्मूला निकल के आया? n फैक्टोरियल बाय n-r फैक्टोरियल। आई चीजें समझ? क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो ये था आपका परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग r एट अ टाइम। टेकिंग r एट अ टाइम, जब आपने r थिंग्स ली हैं, r थिंग्स को अरेंज किया है n थिंग्स के अंदर से, तो उस केस में परमुटेशन क्या आएगी आपके पास? n फैक्टोरियल बाय n-r फैक्टोरियल। इसको डिनोट कैसे करते हैं? npr से। नॉर्मली नोटेशन यही होती है जनरली। ठीक है, ये भी लिख देते हैं किसी जगह पे pnr, यानी कि ऑर्डर पेयर के अंदर n और r पेयर। अब तो ये हुआ कि आपने r थिंग सेलेक्ट की है, लेकिन अगर आप सारी की सारी, अब मैंने ये बोला था टेकिंग ऑल एट ए टाइम या सम एट ए टाइम, हमने सम एट ए टाइम का तो कर लिया, टेकिंग ऑल एट ए टाइम का भी कर लेते हैं। ठीक है, मैं रफ कर दूं इसको एक बार, फिर अच्छे से समझाती हूँ आपको कि क्या है ये भी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर भी। टेकिंग ऑल एट अ टाइम। अब ऑल मीन्स आपके पास टोटल थिंग्स कितनी है? टोटल थिंग्स कितनी है? n थिंग्स है, और इसके अंदर से लेने भी कितनी है? n ही आपको लेनी है। लेनी भी कितनी है आपको? n ही लेनी है, और n ही थिंग्स है आपके पास। तो इसको कितने वे में कर सकते हैं आप? यानी कि n ही बॉक्सेस को फिल करना है, और थिंग्स भी आपके पास कितनी है? n है। तो फर्स्ट बॉक्स को कितने वे में? n में। सेकंड को n-1 में, थर्ड को n-2 में, फोर्थ को n-3 में, अप टू सो ऑन अप टू। ये बॉक्सेस ऐसे आएंगे ना, इनको कितने, इसको कितने में? 3 में, इसको 2 में, इसको 1 वे में, ऐसे इतने वे, क्योंकि n ही बॉक्सेस है और n ही आपके पास थिंग्स थी, तो उनको फिल भी तो करना है। अरे आपके पास 5 ही बॉक्सेस हैं, ये मान लीजिए, और 5 ही थिंग्स हैं आपके पास,
तो फर्स्ट बॉक्स को कितने वे में, 5 में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। बच गई कितनी, 4, फिर कितनी बची 3, फिर कितनी बची 2, फिर कितनी बची 1, 5 है, 5 ही बॉक्सेस है, 5 ही थिंग्स है। आपको फील करना है बॉक्सेस को, तो कितने वे में कर सकते हैं आप, इन सब की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 सॉन अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होता है फ्रेंड्स, ये n फैक्टोरियल। क्या होता है ये, n फैक्टोरियल। यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आ गया, मीन्स npn या फिर pnn कितना होता है, n फैक्टोरियल आपका होता है। कितना होता है फ्रेंड्स आपका, n फैक्टोरियल। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपके पास टोटल n थिंग्स हैं, लेकिन आपको चूज नहीं करनी है कोई भी, चूज नथिंग, आपने कोई चूज नहीं किया टोटल n थिंग्स से, तो उसके से परमुटेशन क्या, यानी कि n थिंग्स के अंदर से आपने कुछ भी चूज नहीं किया है, यानी कि 0। कितना चूज किया आपने, 0, यानी कि np0 का क्या फॉर्मूला निकल के आया, फिर npr का क्या होता है, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r होता है ना, तो r की जगह कितना है, n माइनस 0, तो n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 1 वे में आप कर सकते हैं। कितने वे में आप कर सकते हैं, 1 वे में। आई चीजें समझ में। अब एक और चीज आ जाती है मोस्ट इंपोर्टेंट चीज की, r कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता। r कभी भी n से बड़ा नहीं, यानी कि सिलेक्शन जब आप कर रहे हैं चीजों का, तो किसी न किसी पर्टिकुलर थिंग्स के अंदर से ही करेंगे ना। आपके पास है तो 10 चीजें, लेकिन आपको सेलेक्ट करनी है 15। अब है तो आपके पास बॉक्स में 10 बॉल, आपको निकालनी है बॉक्स में से 15। कैसे निकाल लेंगे आप बॉक्स में से 15, नहीं निकाल सकते ना। बॉक्स के अंदर 10 हैं, उसके अंदर से 10 तो निकाल सकते हैं, 10 से ज्यादा तो हम नहीं निकाल सकते। यानी कि पर्टिकुलर थिंग्स के अंदर से ही हम थिंग्स को सेलेक्ट करते हैं, थिंग्स के बाहर से तो चीजें सेलेक्ट नहीं कर सकते ना। हमें आर चीजें सेलेक्ट करनी है, एन टोटल है, आर सेलेक्ट करनी है, यानी कि आर को सेलेक्ट करके अरेंज करना है। तो आर कभी भी हमेशा एन से बड़ा नहीं हो सकता है, आर हमेशा एन के इक्वल हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा कभी भी नहीं हो सकता है। आई चीजें समझ। ये कुछ मैंने बेसिक करवाया है आपको परमुटेशन का, जो कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम परमुटेशन के क्वेश्चन करेंगे, फिर हम करेंगे कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। बहुत अच्छा हम लेके आने वाले। ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका एग्जामिनर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर से क्वेश्चन जरूर पूछता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी है मुझे आपने कमेंट करके जरूर बताना है। अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स, एक लाइक करेंगे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहे, आप लोगों को लेक्चर अटेंड करने में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।